तो आज हम बात करेंगे COP29 ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस और इंडिया के रोल के बारे में। COP29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी समिट ने दुनिया को एक नए क्लाइमेट अग्रीमेंट का ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया है। इस कॉन्फ्रेंस में डेवलप्ड कंट्रीज ने ये प्रॉमिस किया है कि वे 2035 तक क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से पैदा होने वाले सारे के सारे चैलेंजेस करने वाले गरीब देशों को हर साल $300 बिलियन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव चांदनी रैना ने इसे एक इनसिग्निफिकेंट यानी कि निरर्थक राशि करार दिया है। उनका ये मानना है कि ये जो राशि है वो इस जलवायु के संकट के समाधान के लिए अपर्याप्त है। इस वीडियो में हम COP29 के परिणामों के बारे में बात करेंगे, भारत की इसके बारे में भूमिका क्या है, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात करेंगे और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। COP29 क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशंस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी जो 2 हफ्तों तक चले डिबेट्स और नेगोशिएशंस के बाद एक समझौते पर पहुंचा। ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो क्लाइमेट फाइनेंस पर खासकर फोकस्ड थी, जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा गरीब देशों को क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने में मदद करने के लिए $300 बिलियन हर साल देने का वचन लिया गया। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों का ये कहना है ये जो राशि है इस संकट के विशाल आकार के सामने बहुत ज्यादा कम है। क्लाइमेट क्राइसिस का जो संकट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो धीरे धीरे और ज्यादा पहले से बदतर होता चला जा रहा है और इसका जो प्रभाव है अब बिल्कुल क्लियरली नजर भी आने लगा है। इसमें एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और सी लेवल्स यानी कि समुद्र के लेवल में बदलाव, इसी तरीके के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं। भारत के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि $300 बिलियन की जो राशि है वो इस संकट को दूर करने के लिए काफी नहीं है। अब एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जो राशि है वो $1.3 ट्रिलियन से बहुत कम है, जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए जरूरी है। विकसित देशों ने 2009 में ये वादा किया था कि वे 2020 तक विकासशील देशों को हर साल $100 बिलियन देंगे, लेकिन ये जो वादा था वो 2022 में जाकर पूरा हुआ। अब $300 बिलियन का वचन भी उसी तरीके से दिखाई देता है, एक इनकम्प्लीट एफर्ट यानी कि एक अधूरे प्रयास की तरह। जो क्लाइमेट चेंज है यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है न केवल पर्यावरण पर असर डाल रहा है बल्कि ये सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन की वजह से एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज और भी ज्यादा सीरियस हो गए हैं। मानसून के पैटर्न में बदलाव, बिना मौसम के बारिश और सूखा जैसी समस्याएं किसानों के जीवन पर भारी प्रभाव डाल रही हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो अब ग्रामीण एरियाज में भी देखने के लिए ज्यादा महसूस हो रहा है, जहाँ पर जो मेन उनका आधार है वो है कृषि। मतलब जो जीवन का आधार है वहाँ पर मेन वो कृषि है। वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की कमी, सूखा और बिना मौसम बारिश से फसलें नष्ट हो रही हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसके ऊपर भारत और दूसरे विकासशील देशों का ये कहना है कि जो विकसित देश हैं उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस के लिए वे देश ज्यादा जिम्मेदार हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं या फिर उन्होंने ज्यादा प्रदूषण फैलाया। क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हुए ये देशों का कहना है कि विकसित देशों को न केवल फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए यानी कि आर्थिक सहायता देनी चाहिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे गरीब देशों को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी मिले ताकि वे जलवायु संकट से निपटने के लिए इफेक्टिवली कदम उठा सकें। अब इसमें भारत का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों को भी उनके हिस्से का समर्थन मिलना चाहिए। भारत ने COP29 में इस चीज को एम्फसाइज किया है या फिर इस चीज पर जोर दिया है कि $300 बिलियन की राशि जो है वो उस संकट के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, जिसका सामना विकासशील देशों को करना पड़ रहा है। भारत का ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन के लिए केवल जो वेल्दी नेशंस हैं यानी कि जो समृद्ध देश हैं उनको ही जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उन्होंने भी एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस को स्वीकार किया है और वे अपनी ओर से कदम उठा रहे हैं। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत तरीके की पहल की है और 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करने का लक्ष्य रखा है। COP29 के दौरान भारत की कुछ डिमांड्स हैं और
कुछ दावे हैं। उनमें से कुछ मेन देख लेते हैं, जैसे कि नंबर 1 पर है इंक्रीज्ड फाइनेंशियल एड। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक लेवल पर फाइनेंशियल सपोर्ट की सहायता बढ़ानी चाहिए। भारत में विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देने की जरूरत को इम्पोर्टेंस दिया ताकि वे एनवायरमेंटल चैलेंजेस यानी कि जो पर्यावरणीय संकट है उनको सामना कर सकें। भारत ने ये कहा कि विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और ज्यादा कटौती की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। COP29 कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारे डिस्प्यूट्स और डिसएग्रीमेंट्स भी उभर के आए हैं। छोटे आइलैंड नेशंस और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस समझौते के खिलाफ विरोध जताया। उनका ये कहना था कि ये जो समझौता है, ये जो अग्रीमेंट है, उनके देशों के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन की वजह से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने समझौते को विफल करार दिया क्योंकि इसमें जलवायु संकट की वास्तविकता का सामना करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। जो जलवायु संकट है वो केवल भारत या फिर कुछ देशों का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। सी लेवल में जो वृद्धि है, हिमालयन ग्लेशियर्स का जो पिघलना है और नेचुरल डिजास्टर्स की जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं, इस संकट का एक उदाहरण है। ये सारे के सारे वैश्विक मुद्दे हैं जिन्हें पूरी तरीके से हल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए हैं, भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि भारत ने 2030 तक अपनी कार्बन एमिशंस में 45% की कमी लाने का लक्ष्य तय किया है। भारत ने सोलर और विंड एनर्जी के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है और 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को स्टैब्लिश करने का एम रखा है। भारत जैसे विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के असर को समझाने के लिए जो लोकल इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स हैं उनको भी देखना होगा। भारत में बहुत सारे एनजीओज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो इस चीज से निपटने के लिए यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं यानी कि आंदोलन हैं, उनसे लोग जलवायु संकट के बारे में ज्यादा समझ पा रहे हैं। इसके अलावा जलवायु संकट से निपटने के लिए बहुत सारी जगहों पर ग्रामीण विकास और ग्रीन एनर्जी की योजनाएं भी बनाई गई हैं। COP29 का जो अग्रीमेंट है वो केवल एक शुरुआत है और इसे रियलिटी में बदलने के लिए देशों को एकजुट होकर काम करना होगा। जलवायु संकट का समाधान केवल आर्थिक सहायता से नहीं बल्कि ठोस कदमों, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स और ग्लोबल सॉलिडेरिटी यानी कि वैश्विक एकजुटता से ही संभव है। भारत को इस मुद्दे पर अपनी भूमिका निभानी होगी और साथ ही विकसित देशों से अपनी मांगे भी पूरी करवानी होगी। ये टाइम है जब सारे देशों को जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और केवल राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर इसके लिए रियल सॉल्यूशन ढूंढ निकालना चाहिए। COP29 से मिली हुई कुछ उम्मीदें हैं, इसके बावजूद इसका जो रियल सॉल्यूशन है उसकी दिशा में काफी लंबा रास्ता तय करना भी बाकी है। तो आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू so much for watching this video.